स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे रिकवरिंग सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज का तो रिकवरी होता है, तो सेकंड स्टेज को समझते हैं। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज हो चुका है, स्पेस एक्स ने कर दिया और बाकी सारे भी ऑलमोस्ट पहुंचने पे हैं। तो यानी आने वाले 5 साल के अंदर ये नॉर्मल चीज़ हो जाएगी, भैया रॉकेट लॉन्च किया, उसका फर्स्ट स्टेज आ गया। तो बात है सेकंड स्टेज के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। दिक्कत यह है कि बूस्टर यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है वो बहुत एनर्जी डालता है सेकंड स्टेज में। वही उसका काम है कि भैया बूस्ट करो। तो उसमें एक रफ आइडिया देने के लिए, अगर आप फाल्कन 9 को पकड़ते हैं तो उसका बूस्टर सेपरेशन जनरली जब होता है उस टाइम अगर आप स्पीड पे ध्यान देते रहेंगे तो वो दिखाएगा कि वो 7,900 किलोमीटर पर आवर से थोड़ा सा ऊपर रहता है। उसी के आसपास जनरली उसी जोन में वो डिटैच होता है, यानी कि सेकेंड स्टेज का स्टार्टिंग स्पीड ऑलमोस्ट 8,000 किलोमीटर पर आवर तक हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड स्टेज जो है बहुत हल्का चीज़ होता नहीं, जैसे कि 4 टन उसका ड्राइव मास है और 92 टन फुल होने पे, यानी काफ़ी वजनदार चीज़ भी है। और जनरली पेलोड तक का स्पीड उसी के पास रहता है। पेलोड को जितना वेलोसिटी चाहिए ऑर्बिट पकड़ने के लिए उतना वो देगा। और कई बार हो सकता है कि आप उसे लॉन्च कर रहे हैं, जैसे लूनर इंजेक्शन कर रहे हैं या मार्स इंजेक्शन कर रहे हैं, तो आपका स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं कि वो 35,000 किलोमीटर तक चला गया है। तो आप बहुत हाई स्पीड से जा सकते हैं। सेकेंड स्टेज को उतना पावर रखना होगा कि वो उस स्पीड पे जा सके, क्योंकि डिलीवरी उसी को करनी है। अब यही प्रॉब्लम आता है कि वो ऑलरेडी ऑर्बिटल स्पीड पे है। एक्शन इक्वल्स रिएक्शन, वो बराबर है। मतलब वो उसमें अगर आप इतनी एनर्जी रखते हो कि वो फेंक सके किसी चीज को ऑर्बिटल स्पीड पे, तो उसे खुद भी उसी स्पीड पे जाना पड़ेगा। यहीं पे दिक्कत शुरू हो जाता है कि ऑर्बिटल स्पीड आप पकड़ लेते हैं तो सेकंड इंजन कट ऑफ जब होता है, और मैं ट्रिमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो वहां पहुंच गया अब उसको थोड़ा ट्रिम करने के लिए इंजन रिग्नाइट करते हैं, वो अब बात अलग है। मैं कह रहा हूँ कि मतलब फाइनल जो हो गया कि सर मेरा काम हो गया, वो काम के लिए उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी पे होना था। यानी कि जब सैटेलाइट डिप्लॉय किया जाता है तो वो ऑर्बिटल वेलोसिटी पे चलता है। यही मेन दिक्कत आता है कि ये प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी पे किसी चीज़ को धरती का एटमॉस्फेयर में भिड़ाए तो ये हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए डिज़ाइन में ही आजकल आप देख लीजिए नई कंपनी आती है, सर हमारा फर्स्ट स्टेज रीयूज़ होगा। सेकंड स्टेज उतना आसानी से कोई सोचता भी नहीं है। तो प्रॉब्लम यही है रफ्तार से, कि आप जा रहे हो ऑर्बिटल वेलोसिटी में, तो बात है कि आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी हटाना पड़ेगा। कुछ कुछ आपका थोड़ा हेल्प हो जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी एनर्जी तो आपने खत्म कर दिया होगा पेलोड को डंप करें। पेलोड भी जब आपने डिप्लॉय कर दिया तो आपका मास कम हो गया। ये सब चीज़ आपके तरफ हेल्प कर रहा है, लेकिन ओवरऑल आप अभी भी बहुत ज़्यादा स्पीड में है और उस स्पीड पे एटमॉस्फेयर से भिड़े और आपका सही डिज़ाइन नहीं हुआ तो खत्म हो जाएंगे। तो ये है प्रॉब्लम। तो सबसे पहला ब्रेक लगाने का तरीका होता है जिसे हम लोग कहते हैं एरो ब्रेकिंग, यानी कि एटमॉस्फेयर का ही फायदा उठा लिया जाए। हीट शील्ड लगाइए और एटमॉस्फेयर से भिड़ जाइए। तो ये एक सीधा तरीका होता है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो एनर्जी आपने रॉकेट के माध्यम से डाला था, यानी रॉकेट का इंजन जितना एनर्जी डाला था, जितना भी केमिकल एनर्जी, उसका कैलकुलेशन आप निकाल सकते हो। जूल्स जो है सेकेंड स्टेज में जो है वो एनर्जी डंप करना होगा। और किस में आप डंप करेंगे, एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा उस एनर्जी से। तो प्रॉब्लम, एटमॉस्फेयर गर्म हो गया, आप एटमॉस्फेयर में इतनी एनर्जी डाल रहे हैं कि एटमॉस्फेयर, ये मतलब ऑलमोस्ट रॉकेट नोजल उल्टा आप पे फायर कर रहा है, ये उस तरह का जैसा हो जाएगा। इनकमिंग स्ट्रीम जो है हवा का, वो देख रहे हैं बहुत हीट हो जाएगा। तो यहीं पे समझिए। अब इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे लिए है कि धरती का ग्रेविटेशनल वेल काफ़ी डीप है, मतलब मून जैसा नहीं है, मार्स जैसा नहीं है, धरती का डीप है। तो हम लोग को बहुत छोटा डी सेल चाहिए होता है, यानी कि कितना किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर सेकंड आप घटाएँ अपने टोटल वेलोसिटी से कि आप गिरना शुरू हो जाए, वो बहुत कम है। तो ये बेनिफिट है। यानी कि अगर आप स्पेस शटल देखते होंगे, स्पेस शटल में 3 बड़े इंजन थे, 2 तो छोटे इंजन थे, वो ऑर्बिट मैन्यूवरिंग इंजन्स थे। वो छोटा सा ही इंजन से आप आराम से डी ऑर्बिट कर सकते हैं, ठीक है? ये आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, आपने डी ऑर्बिट कर लिया। अब लेकिन बात वही समझिए कि बिना हीट शील्ड के आप पिघल जाएंगे, तो हीट शील्ड आपको लगाना पड़ता है। और यहीं पे सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि सेकंड स्टेज डिजाइन करना होगा। फर्स्ट स्टेज कभी उतना स्पीड नहीं जाता कि वो स्ट्रक्चरली डैमेज हो जाए, लेकिन सेकंड स्टेज उस स्पीड पर रहता है कि स्ट्रक्चर उसका नहीं संभाल सकता। और हम लोग जब आईसीबीएम का डेवलपमेंट कर रहे थे तब शॉक डायमंड्स को समझना शुरू किए थे कि मतलब आप सोचो कि मैं एकदम स्लिम पिन बना दूं, नहीं सर, उससे शॉक बन रहा है और शॉक आपको टच कर रहा है। ये गलत बात है। जहां पे शॉक टच कर रहा है वहां पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल हीटिंग होगी। तो इसीलिए ब्लंट बॉडी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ, यानी कि अभी आप जितने भी आईसीबीएम देखिएगा उसका डोम जो है ब्लंट होता है। ब्लंट क्यों होता है, ताकि शॉकवेव बनता है, मैक्सिमम हीटिंग होती है। ये अभी भी गर्म है लेकिन ये मैक्सिमम हीटिंग आपसे थोड़ा सा दूर होता है। मतलब ये समझिए फोर्स फील्ड आप बना दे रहे हो शॉकवेव का, जो मैक्सिमम हीटिंग जो है वो आपको नहीं आने दे रहा है। क्या ये अभी भी गर्म होगा? ऑब्वियसली अभी भी बम बम गर्म होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना स्पाइक रखने पड़ा। इसीलिए इसके ज्योमेट्री पे ही मेहनत किया जाता है कि कितना दूर आप बाउंड्री लेयर कर सके, क्योंकि ये समझना जरूरी है। यहाँ पे प्लाज्मा बन रहा है, प्लाज्मा का एक इमिशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं फोटॉन्स, यानी कि उससे लाइट निकलती है। और फोटोन में क्या है, इंफ्रारेड फोटॉन्स होते हैं, यानी
यानी कि आप लिटरली एक भूंज रहे हैं अपने आप को, मतलब जैसे होता है ना ये इंडक्शन लैंप कुकिंग, उस तरह से आप अपने आप को कुक कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसी बात नहीं है कि बात सही है कि ये सबसे हॉटेस्ट पॉइंट आपसे दूर है, लेकिन कूल नहीं है आप। ये ऐसी बात हो गई कि सैटर्न 5 का F1 इंजन में इंजन बेल को ठंडा रखने के लिए उसमें हॉट एग्जॉस्ट, ये मतलब कूल एग्जॉस्ट चलाया जा रहा था, ताकि जो मेन एग्जॉस्ट है जो 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है वो मेटल को पिघला ना दे। बहुत बढ़िया था। तो ये कूल एग्जॉस्ट कितने का था? 700 डिग्री सेल्सियस। ये वही वाली बात हो जाती है, रिलेटिवली आप कूल हो रहे हो, ऐसा नहीं कि कूल हो गए, चिल हो गए, कोई टेंशन नहीं है, ब्लंट बॉडी बना दिया, समस्या सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं होता है। ब्लंट बॉडी बस आपको वर्स्ट केस सिनेरियो से बचा देता है। तो ये तो हो गया। अब हीट शील्ड के बिना तो आप मेल्ट कर जाएंगे, बोल रहे हैं, ये इतना है कि आराम से सारा मेटल पिघल जाएगा, कोई इसको ठीक से नहीं संभाल जा सकता है। अब आप देखिए कि स्पेस एक्स जब फाल्कन 9 को लॉन्च करता उसमें फेरिंग्स को आजकल रिकवर करने लगे हैं। तो रहा बात फेरिंग बिना हीट शील्ड के कैसे एंट्री कर रहा है, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी। ये बहुत हल्का होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर इस पर बोलता है तुम स्लो हो जाओ, ये स्लो हो जाता है, बोलता है भाई मेरे को लोड नहीं लेना है, मैं स्लो हो जाता हूँ, मेरे को लड़ाई नहीं करना है, आई एम चिल, आई एम गुड। इसका लाइट वेट होना फेदर री एंट्री कराता है, यानी कि ये बस चिल होके आ रहा है, ये लड़ नहीं रहा है। स्पेस शटल उतना बड़ा उतना भारी चीज है, वो लड़ाई कर रहा है, तो इसको हीट शील्ड चाहिए। ये लड़ाई नहीं कर रहा है, ये ग्लाइड कर रहा है, इसलिए ठीक है सर, चाहते हो स्लो हो जाओ, अरे सर लोड मत लो, हम स्लो हो जाए। और आपको स्पीड थोड़ा सा ही कम करना होता है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। थोड़ा सा ही इसका स्पीड कम हुआ, ये ऑर्बिटल डी ऑर्बिट होने लगा, और कई बार तो जनरली इसे पहले ही उतार दिया जाता है, ये दूसरी बात है। सेकंड स्टेज का कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ होता है, तब तक जनरली पेलोड फेयरिंग हटा दिया जाता है। पेलोड फेयरिंग जैसे ही आप एटमॉस्फेयर क्लियर करते हैं आप हटा देते हैं, तो ये उतना स्पीड पे जाता भी नहीं है। और इसका बड़ा सरफेस और उतना लाइट वेट होना, देखिए तब देखिए प्लाज्मा बन रहा है, लेकिन थैंकफुली ये हो रहा है कि सर वो उतना गर्मी नहीं डाल रहा है, और इसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा बड़ा है कि डंप एनर्जी आराम से हो जा रही है बिना दिक्कत के। ये होता है एरो ब्रेकिंग। तो जितनी एनर्जी आपकी रॉकेट ने डाली थी उतनी एनर्जी आपको एटमॉस्फेयर पे डाल के हटाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं स्टारशिप में, जो पहली बार ढंग से मतलब डे 1 से बनाया जा रहा है कि हम इसका सेकंड स्टेज भी रीयूज करेंगे। तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि ज्योमेट्री जो है ना वो कहता है सर छोटे रॉकेट के साथ ये सब मत ट्राई करो। आप बड़े रॉकेट के साथ कर सकते हैं, छोटे रॉकेट के साथ रोग आके आप कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होगा, क्योंकि सेकंड स्टेज जब आपका बहुत छोटा हो जाता है ऑलरेडी, मतलब बड़ा कितना भी होगा वो फर्स्ट स्टेज से छोटा ही होगा ना, और फर्स्ट स्टेज ही छोटा है, यानी आप स्मॉल रॉकेट बना रहे हैं, तो सेकंड स्टेज बहुत छोटा हो जाता है, तो प्रैक्टिकल नहीं रह जाता है। तो वही समझिए कि रिकवरी के लिए आपके पास मास मार्जिन होना चाहिए कि सर मेरे पास इतना मार्जिन है कि मैं उसको कॉम्प्रोमाइज करूं। मार्जिन है ही नहीं तो कॉम्प्रोमाइज क्या करेंगे। तो इसीलिए स्टारशिप को डे 1 से इतना ओवर बिल्ड कर रहे हैं, उतना ज़्यादा बड़ा इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि वो एक्चुअली रीयूज कर सकें। तो मास मार्जिन इनको मिल जाता है बड़ा बनाने से, ठीक है। दूसरी बात, स्टारशिप में हीट शील्ड से ही मेजॉरिटी एनर्जी डंप जो होगी, यानी कि ये जैसे ही स्पेस पहुंच जाएगा, रॉकेट इंजन उल्टे डायरेक्शन में फायर, मतलब पेलोड डिप्लॉय कर दिया, रॉकेट उल्टे डायरेक्शन में फायर किया, डीसेल हो गया, डीसेल होने के बाद वो गिरेगा एटमॉस्फेयर से, और ये भारी है, बड़ा बम बम भारी चीज़ है, तो हीट शील्ड बोलेगा भाई अब हम संभालता है। हीट शील्ड सारा एनर्जी को डिसिपेट करेगा, उसके बाद वो नीचे आएंगे, उसके बाद सी लेवल इंजन को फायर करके अपने आप को लैंड करा देंगे। और ये दूसरी बात होती है कि जो वैक्यूम ऑप्टिमाइज्ड इंजन्स हैं वो मतलब सी लेवल पे नहीं काम करेगा, उसमें फ्लो सेपरेशन हो जाएगा और रॉकेट बूम हो जाएगा। तो उसी के लिए इस तरह का दो अलग इंजन रखना ज़रूरी है। क्या इसके बिना भी काम कर सकते हैं? हाँ, लेकिन एक जगह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। जैसे कि स्पेस शटल का इंजन सी लेवल से फायर होकर सीधा सीधा ऑर्बिट तक जाता था, तो वो नोजल कैसे काम करता था? वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ था, यानी कि वैक्यूम पे वो उतना एफिशिएंट नहीं था जितना हो सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब उसका बेल ही छोटा था, और बेल ये फ्लो सेपरेशन नहीं, उसमें थोड़ा कर्व दिया गया था। तो ना तो वो परफेक्टली सी के लिए ऑप्टिमम था, ना परफेक्टली वैक्यूम के लिए था। इसीलिए इस डिज़ाइन में इनको चूंकि थ्रॉटल भी चाहिए, कंट्रोल भी चाहिए, बम बम ताकत भी चाहिए, तो इनका भैया शांति से 3 इंजन लगा दो जो सिर्फ लैंडिंग में काम आएगा। और बाकी जो 6 देख रहे हैं, ये जैसे ही सेकंड स्टेज को डिप्लॉय किया जाएगा वो बाकी 6 संभाल लेगा। मतलब 6 ऊपर जाने के लिए, लैंडिंग के लिए 3 है, ऐसा समझिए। तो हर चीज़, और प्लस कंट्रोल सरफेस भी दे रहे हैं, यानी कि जो सरफेसेस हैं ये सब एक्चुअली मतलब एयर फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। ये सारे चीज़ को लगा के अब ये हो रहा है कि हाँ भाई हम सेकंड स्टेज को रीयूज़ कर सकते हैं। इसीलिए फाल्कन 9 में कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उसका सेकंड स्टेज को रीयूज़ करने का ट्राई करें। बहुत साल पहले, अराउंड 11 साल पहले उन्होंने एक बार कॉन्सेप्ट वीडियो लॉन्च किया था, लेकिन वो वीडियो खुद ही बचकाना था कि मतलब उसमें हीट शील्ड ऊपर वाले साइड में था, यानी कि फेयरिंग के नीचे हीट शील्ड थी, और फेयरिंग हो गया और हो गया, उसके बाद हम लाइक सर आप बाउंड कैसे कर रहे हो? आप वैसे आपने दिखा दिया सर, इंजन है, टैंक के ऊपर हीट शील्ड है, बहुत बढ़िया बात। सर हीट शील्ड के ऊपर आपने लगाए होगे पेलोड अडाप्टर, वो कुछ था ही नहीं, मतलब बोल रहे हैं एकदम रफ डिज़ाइन था। तो इस बार शुरू से डे 1 से सर हमें इसे रियूजेबल बनाना है। क्या क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए हीट शील्ड, मिल गया। आपको चाहिए कंट्रोल सरफेस, मिल गया। आपको चाहिए 2 तरह के इंजन, मिल गया। तब जाके ये कर रहे हैं, और प्लस ये इतना बड़ा है कि मास फ्रैक्शन इनको हेल्प कर रहा है कि सर आप एक्चुअली कर सकते हो। तो ये हो गया स्टारशिप कैसे सेकेंड स्टेज को रीयूज करेगा।
अब बात करते हैं दूसरी एक कंपनी जैसे स्टॉक स्पेस, ये थोड़ा छोटा रॉकेट के साथ टिकड़म कर रहे हैं। तो ये समझिए एक नया प्लेयर है, इस पे मैंने पहले वीडियो बना दिया है। ये लोग थोड़ा नया आइडिया लाए हैं। तो इनका आइडिया है कि इनका हीट शील्ड सिरामिक की जगह मेटल का होगा। तो मेटल तो कम टेम्परेचर पे पिघल जाता है, ये बात एकदम सही है, लेकिन मेटल कंडक्टिव होता है, यानी कि उसमें अगर आप कूलेंट चलाते हैं तो वो काफ़ी एनर्जी बर्दाश्त कर सकता है। तो उसमें लिक्विड हाइड्रोजन चलाएंगे, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें लिक्विड हाइड्रोजन का कूलिंग रहेगा। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कूलिंग है, कोई डिस्कशन नहीं लेना है। और वो जो लिक्विड हाइड्रोजन है बॉयल ऑफ होगा, उससे वो पंप चलाएंगे, यानी कि टर्बो पंप को चलाने की एनर्जी उससे थोड़ा सा वो लीच कर लेंगे, ताकि एनर्जी मतलब निकालने का भी आपके पास पूरा व्यवस्था होना चाहिए। बस ऐसा नहीं कि उसको बॉयल करके वेंट कर दो, वेस्टफुल हो जाएगा। तो उसका इन्होंने लॉजिक है कि एक्सपैंडर साइकिल की इनकी इंजन है, तो हीट शील्ड जितना गर्म होगा उतना आराम से इनके पास टर्बो पावर आ जाएगा, लोड नहीं लेना है। तो ये इनका कोर लॉजिक है। अब रहा बात, बोलोगे सर ये इंजन तो ये लोग टेस्ट कर रहे हैं आपका मतलब इस पे सी लेवल पे, और ये वैक्यूम पे भी सोच रहे हैं, कैसे? तो ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये लोग वर्चुअल एरोस्पाइक इंजन पे काम कर रहे हैं, यानी कि इनका जो डोम है, डोम मतलब समझिए कोन जैसा बिहेव कर रहा है, और प्रेशर दोनों तरफ से जाने के कारण, मतलब आप नोजल लेते फायर करते हैं, नोजल के इधर भी जाएगा गैस, इधर भी जाएगा, हर एक्सिस में आप देखिए ऐसे सिलेंडर बन जाता है। तो हो ये रहा है कि सारे का सिलेंडर का आधा साइड अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो अंदर में एक स्पाइक बन रहा है, प्रेशर स्पाइक, वो स्पाइक्स के एक्ट करने लगता है वर्चुअल एरो स्पाइक का। तो समझिए 30 नोजल्स है, इस केस में आई थिंक 15 ही उन्होंने ट्राई किया था, 15 छोटे छोटे नोजल्स हैं, और इसीलिए इनको गिम्बल की जरूरत नहीं है। वो सारे नोजल्स जो हैं, जैसे इनका फुल डिजाइन में 30 का टारगेट है, वो सब में पिंटल इंजेक्टर है, सब में टिक 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 करके कंट्रोल करते रहेंगे, ताकि इनको पूरा गिम्बलिंग का फीचर मिल जाए बिना मतलब फिजिकली गिम्बल किए हुए। और वो लिक्विड हाइड्रोजन से हीट शील्ड भी ठंडा रहेगा, और हीट शील्ड को ठंडा भी रखना है क्योंकि आप इंजन उस पर फायर कर रहे हो, री एंट्री के टाइम भी वो संभाल लेगा। और ये जो आप आग देख रहे हैं, ये एक्चुअली जो हाइड्रोजन बाईपास कर रहे हैं वो है, क्योंकि मेन इंजन आपको आज दिखेगा नहीं। मतलब क्यों नहीं दिखेगा? वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मतलब वाटर वेपर निकला, और वो भी सुपर हीटेड। सुपर हीटेड दिखता नहीं है, सुपर हीटेड स्टीम दिखता नहीं है। जब स्टीम थोड़ा सा वो रहता है, सब सैचुरेटेड रहता है, तो ही दिखता है। वाइट अगर आपको दिख रहा है ना स्टीम, यानी उसमें बहुत हाई टेम्परेचर स्टीम नहीं है। जब ऐसा दिख रहा है, और ये जो फ्लेम दिख रहे हैं, ये है हाइड्रोजन ओवरफ्लो, जो मतलब इनका गैस एक्सपैंडर साइकिल से निकल जा रहा है, वो जल रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। यही इनका डिज़ाइन यही है कि ऐसे खूब सारे छोटे छोटे नोजल्स ये डोम के चारों तरफ दिया गया है। इससे करके ये वर्चुअल नोजल बनाएंगे, तो इनको स्पेस में भी इफिशिएंसी मिल जाएगी, लैंडिंग के टाइम में भी इनको टेंशन नहीं है होपफुली। और चूंकि ये हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं, इंजन में क्लॉगिंग, डर्टी उर्टी होने का दिक्कत नहीं रहेगा। साइड इफेक्ट, ये अभी थोड़ा दूर है, दिल्ली इसका थोड़ा थोड़ा दूर है, तुरंत नहीं होने वाला, दिल्ली दूर है। तो ये हो गया सॉफ्ट स्पेस का, स्टॉक स्पेस। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला। तो यहाँ पे समझिए हर किसी को ज़रूरी नहीं है सेकंड स्टेज रीयूज़ करना, क्योंकि अगर आप बड़ा रॉकेट बनाते हैं तो उसका बेनिफिट कि बड़ा रॉकेट सर मैंने बनाया, उसका सेकंड स्टेज रिकवर करने में बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। छोटे में वैसा नहीं होता है। और यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंस को भी आपको समझना पड़ता है। जैसे कोई कंपनी कुछ टेक्नोलॉजी बनाती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही है, मतलब टेक्नोलॉजी उन्होंने बना दिया, बहुत बढ़िया बात है। जैसे स्पेसएक्स का ही ले लिया, उनके पास अगर इन्वेस्टर का जो इनफ्लो हो नहीं हो रहा रहता, तो वो कब का बैंकरप्ट हो जाते, बोले लॉन्च कर रहे हैं इतना। सर लॉन्च करने से ज़्यादा खर्चा उन्होंने कर दिया है R&D में, और वो उनको भी पता है कि सर हमारा एक्चुअल फाइनेंस अच्छा नहीं है, इसीलिए स्टारलिंक बनाया जा रहा है। और स्टारलिंक बनाना शुरू किया, प्रॉब्लम आ गया कि सर स्टारलिंक तो स्पेस इसमें फाल्कन 9 में नहीं हो सकता। अब दूसरा R&D बजट आप उठा रहे हो कि आप स्टारलिंक कंप्लीट करो, ये स्टारशिप कंप्लीट करो, ताकि स्टारलिंक बन सके, तब जाके आपका इनकम शुरू होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी था कि बस R&D में आप कर दो, टेक्नोलॉजी बना दो, लेकिन R&D का बिल तो भरना पड़ता है। नहीं तो बहुत सारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती इसी चक्कर में कि टेक्नोलॉजी उन्होंने अच्छा बनाया, लेकिन उतनी उसकी डिमांड नहीं थी, मार्केट उसे नहीं पचा पाया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि बड़े रॉकेट में अगर आप रीयूजेबल बनाते हो कि सर ये बड़ा रॉकेट है, इसका सेकंड स्टेज भी रीयूज होगा, बल्ले बल्ले। छोटा में उतना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि आप जो एक्सपेंसिव R&D कर रहे हो, पैसा आप ले रहे हो, और प्लस हैसल भी हो रहा है। आपने लॉन्च किया, फर्स्ट स्टेज आ गया, बल्ले बल्ले, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है। फर्स्ट स्टेज आ गया है, बल्ले बल्ले, सबसे ज़्यादा इंजन भी जनरली फर्स्ट स्टेज में रहता है। फर्स्ट स्टेज खुश, आप खुश, रॉकेट खुश, सब बल्ले बल्ले। सेकंड स्टेज क्या, वो खत्म, लॉन्च हुआ गया, खत्म हो गया। और जनरली तो वो मतलब डी ऑर्बिट कर जाता है, तुरंत नहीं करता, धीरे धीरे करता है, लेकिन कर जरूर जाता है, तो हेडेक नहीं रहता है। लेकिन अगर उसे आप रीयूज़ कर रहे हैं तो हैसल आपको लेना पड़ेगा कि भैया उसकी उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, वो कहाँ जा रहा है, उसका पूरा लॉजिक आपको बनाना पड़ता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और कई बार कंपनी चुनेगी कि हम लोग छोटा सिस्टम बना रहे हैं, तो उसे यूज एंड थ्रो की तरफ ही बनाना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे कि ये न्यूट्रॉन रॉकेट पे जिस पे काम कर रही है इलेक्ट्रॉन रॉकेट वाली कंपनी, मतलब कंपनी का नाम है रॉकेट लैब्स। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन रॉकेट बनाया है, वो सक्सेसफुल काम कर रहा है। उसका फर्स्ट स्टेज को रिकवरी करने की कोशिश की जा रही है, और सेकंड स्टेज को ट्राई भी नहीं करेंगे। लेकिन जो नया रॉकेट बनाएंगे, न्यूट्रॉन रॉकेट है जिसका नाम,
वो इस कॉन्सेप्ट उसी का है। न्यूट्रॉन में सेकंड स्टेज को वो इतना हल्का बनाना चाहते हैं, इतना डिस्पोजेबल बनाना चाहते हैं कि उन्हें टेंशन नहीं होगी, सर सेकंड स्टेज मेरा खो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और फेयरिंग ऐसा वो डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि फेयरिंग वापस आ जाए। तो और ये देखिए फेयरिंग जुड़ा हुआ है मेन बॉडी से, तो इनको हैसल कम होगा। स्पेसएक्स का बहुत बड़ा हैसल होता है कि भैया जाके कलेक्ट करो, और ये हैसल आपको लगेगा अरे उतना कौन सी बड़ी बात है। एग्जाम्पल देते हैं, स्पेस शटल की इरा में बूस्टर्स जो होते थे वो रिकवरी की जाती थी कि उसकी केसिंग निकालेंगे। एंड में कैलकुलेशन में आया कि सर इससे ज़्यादा फायदा रहता बार बार नया बना लेते वो, क्योंकि शिप्स ऐसी चीज़ थोड़ी कि बस ओ जी मैं समुद्र में चला गया जी, मैं समुद्र से उठा लिया, मैं जी आ गया, ऐसे थोड़ी होता है। क्रू का ही बिल देने में बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्रू का ही, बाकी चीज़ तो छोड़ दियो, क्रू ही बहुत पैसा खाता है। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि हर कंपनी में मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वो लोग सेकंड स्टेज क्यों नहीं रीयूज़ कर रहा है, ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट स्टेज में ज़रूर फायदा होता है तो लोग कर रहे हैं, टूट पड़े हुए हैं, और स्पेसएक्स ने प्रूव कर दिया कि ये किया जा सकता है, बल्ले बल्ले। सेकंड स्टेज अभी उस जगह पे नहीं है। बड़े रॉकेट के लिए ज़रूरी है, अगर कोई बड़ी कंपनी बड़ा रॉकेट बना रही है, जैसे कि ब्लू ओरिजिन, उनका पेटेंट है कि वो एक बड़ा रॉकेट बनाएंगे जिसमें हीट शील्ड, वही मेटल वाला स्टॉक स्पेस जैसा डिज़ाइन रहेगा, मेटल हीट शील्ड रहेगा, खूब सारे छोटे थ्रस्टर्स रहेंगे जो एक वर्चुअल एरोस्पाइक बनाएगा, लेकिन अभी तक उन्होंने लॉन्च नहीं किया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत लोगों को लो कॉस्ट सेकंड स्टेज बनाना ज़्यादा फायदेमंद होगा, इसके जगह पे कि भैया हम इसे रीयूजेबल बनाएं। तो ये होने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सेकंड स्टेज रीयूजेबिलिटी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।